हेलो क्लास। तो आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 11th का, इसका नाम है सेट्स। इसको आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सेट की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद सारी बातें डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, तो सेट चैप्टर क्या बोलता है, इसका बेसिक डेफिनेशन देखें तो सेट बोलता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है अगर कभी भी एक कलेक्शन बन रहा है और वो कलेक्शन हमारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का है, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। क्या बोला, कोई भी हमारा कलेक्शन बन रहा है और वो कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का है, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है हमारा, जो मैंने हाईलाइट भी किया है, उसका नाम है वेल डिफाइन। अगर ये वर्ड आपको समझ आ गया तो समझ कर चलना, सेट चैप्टर आपको आराम से समझ आ गया। इसको समझाने के लिए ज़रा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। उसने लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, और आगे लिख कर दे दिया लेस देन 7। मतलब एक कलेक्शन है, इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 7 से क्या है, छोटे हैं। अब मेरे हिसाब से नेचुरल नंबर 7 से छोटे जो आते हैं, मेरे हिसाब से आते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कौन कौन से कलेक्शन में नंबर आएंगे, तो आप भी कहोगे ये आएंगे। अगर मैं थर्ड पार्टी से पूछूं बताओ कौन से नंबर आएंगे, वो भी कहेगा ये आएगा। इसका मतलब है मेरी तरफ से, सेकंड पार्टी की तरफ से और थर्ड पार्टी की तरफ से, तीनों की तरफ से कलेक्शन बिल्कुल सेम आ रहा है। तो अगर कभी भी आपको लगे कि सबकी तरफ से कलेक्शन बिल्कुल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, अलग नहीं आ रहा, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। तो कहने का मतलब है अगर कोई सा भी ऐसा कलेक्शन जो सबके अकॉर्डिंग सेम आ रहा हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड। अब आप खुद बताना, अगर ये वेल डिफाइन है तो क्या ये सेट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसका मतलब साफ है, जो भी वेल डिफाइन होगा वो सेट पक्का बनेगा। ये पहली बात। एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ, कुछ भी ले लेंगे एग्जाम्पल तो, बट मैंने लिया यहाँ पर अ कलेक्शन ऑफ, आगे लिख कर दिया ऑल प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आप जानते होंगे, प्राइम नंबर्स, और आगे लिख कर दे दिया मैंने लेस देन 10। कहने का मतलब क्या हुआ, 10 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर, सॉरी प्राइम नंबर आप जानते हो, वो सारे लिख लो। अब 10 से छोटे प्राइम नंबर जो मैं जानता हूँ, पहले मैं वो लिखता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा नहीं। क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब आप जानती हो, ऐसे नंबर जो अपने टेबल से कटे और 1 से कटे, उनको प्राइम बोलते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कलेक्शन यही आ रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग देखो कलेक्शन क्या आएगा, आप कहोगे यही आएगा। अगर मैं थर्ड पार्टी से पूछूं कलेक्शन क्या आएगा, तो वो भी कहेगा यही आएगा। इसका मतलब है ये हमारा वेल डिफाइन हो सकता है। क्यों हो सकता है ये हमारा वेल डिफाइन, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग जो कलेक्शन आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। इसी वजह से क्या बन जाएगा, हमारा वेल डिफाइन। और हमें पता है कोई भी कलेक्शन अगर वेल डिफाइन बन रहा है, तो वो कलेक्शन फिर सेट बनने योग्य पक्का है। समझ आ गई बात नहीं, चलो एक लास्ट एग्जांपल और देखिएगा। एक लास्ट एग्जांपल लिया मैंने और लिखा यहाँ पर अ कलेक्शन ऑफ, कुछ भी ले सकते हैं, अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्क्वायर नंबर्स, या परफेक्ट स्क्वायर बोल दो, स्क्वायर नंबर्स, और आगे ले दिया मैंने लेस देन 20। यानी कि 20 से छोटी जितने भी स्क्वायर नंबर आप जानते हो वो सारे लिख लो। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर 4 हो गया 2 का स्क्वायर, फिर 9 हो गया 3 का स्क्वायर, फिर 16 हो गया 4 का स्क्वायर, 25 हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। पर आपको पता है 25 तक तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उसने बोला लेस देन 20, यानी कि 20 से छोटे स्क्वायर नंबर चाहिए। तो 20 से छोटे मेरे अकॉर्डिंग तो यही आ रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देखो क्या आ रहे हैं, आप भी कहोगे ये आ रहे हैं। इसका मतलब है आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग और तीसरे पार्टी के अकॉर्डिंग कलेक्शन यही बनेगा। यानी कि सबके अकॉर्डिंग कलेक्शन क्या आएगा, सेम आएगा। और हमें पता है अगर कलेक्शन सेम आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सेट। तो मेरा मानना है वेल डिफाइन क्या होता है और सेट क्या होता है, ये बात आपको शायद समझ आ रही होगी। अब ज़रा एक लास्ट एग्जांपल और कुछ अलग तरीके का। मैंने कहा यहाँ पर अ कलेक्शन ऑफ, देखेंगे यहाँ पर आगे लिखा अ कलेक्शन ऑफ ऑल टैलेंटेड टैलेंटेड टीचर्स इन इंडिया। कहने का मतलब है जितने भी टैलेंटेड टैलेंटेड टीचर्स हैं इंडिया के अंदर, उन सब का कलेक्शन बनाना है। अब आप खुद देखना, मेरे अकॉर्डिंग जो कलेक्शन आएगा वो अलग आएगा, क्योंकि अपने कलेक्शन में मैं अपने आप को तो रखूंगा ही रखूंगा। आपका जो कलेक्शन आएगा वो कुछ अलग आएगा। जो तीसरी पार्टी होगा उसका कलेक्शन क्या आएगा, अलग आएगा। इसका मतलब है इस कलेक्शन के अंदर सबकी चॉइसेस अलग अलग है, इसके अंदर सबके एलिमेंट अलग होंगे। इसका मतलब इसके अंदर हर एक एलिमेंट अलग अलग हो सकता है, सेम नहीं आएगा। आपको पता है अगर सेम आने वाला है नहीं, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगा। और अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है, तो साफ सी बात है वेल डिफाइन ना होने के कारण ही ये सेट बनने वाला भी नहीं है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी कि कौन सा सेट बन सकता है और कौन सा सेट नहीं बन सकता। एक एग्जांपल और, लास्ट एग्जांपल होगा, उसके बाद आगे चलेंगे। लेट से मैंने कहा कलेक्शन ऑफ, कुछ भी ले लिया, अ कलेक्शन ऑफ ऑल टैलेंटेड टैलेंटेड एक्टर्स इन इंडिया। यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी टैलेंटेड एक्टर्स है उसका कलेक्शन लेना है। अब मेरे अकॉर्डिंग तो कलेक्शन कुछ और आएगा,
मान लेता हूँ मेरे कलेक्शन में वरुण धवन आ गया, लेट से बोल रहा हूँ शाहरुख खान आ गया, सलमान खान आ गया, एक्सेट्रा। हो सकता है आपके कलेक्शन में कोई और हीरो आ रहा हो। तो कहने का मतलब है जो भी हमारा ये वाला कलेक्शन आएगा वो सबके अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। और अगर डिफरेंट हो सकता है इसका मतलब साफ है यहाँ पर कोई भी हमारा कलेक्शन सेम नहीं आएगा। आपका अलग आएगा, तीसरी पार्टी का अलग आएगा। और आपको पता है कि अगर एक सेम नहीं आ रहा इसका मतलब है वेल डिफाइन होने वाला नहीं है। और अगर वेल डिफाइन ही नहीं है तो साफ सी बात है फिर तो सेट बनने योग्य भी नहीं है। तो मेरा मानने इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी कि कौन सा सेट बन सकता है और कौन सा नहीं। तो आगे चलते हैं। चलिए अब आगे का काम शुरू करते हैं। अब हमारे को ये तो पता चल गया कि सेट हमारा होता क्या है। अब ज़रा रिप्रेजेंटेशन की बातें देखते हैं, मतलब सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैथ्स में अगर हम देखते हैं तो दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो पहला फॉर्म इसका निकल कर आता है रिप्रेजेंटेशन का, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलेंगे भाई? रोस्टर फॉर्म। और जो सेकंड निकल कर आता है इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों बातें देखने की कोशिश करेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा हमारा और सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगा हमारा। दोनों बातें आराम से करेंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, किसी भी सेट को अगर डिनोट करना पड़ जाए, देखना डिनोट और रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क होता है। अगर किसी भी सेट को डिनोट करना पड़ जाए तो वो हमेशा हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कैपिटल लेटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ABCDEF कुछ भी यूज़ कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे उसका नाम है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या कहता है कि जितने भी कलेक्शन के अंदर, क्या बोलूँ, जितने भी कलेक्शन के अंदर आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स को आप लिख डालो। और साथ साथ लिखने के बाद उनको कॉमा से क्या कर दो? सेपरेट कर दो, पहली बात। और साथ ही साथ उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। रोस्टर फॉर्म तैयार हो गया। क्या बोले एक बार दोबारा से? मैंने कहा कि जितने भी एलिमेंट आपके आ रहे हैं कलेक्शन के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट लिख दो, कोमा से सेपरेट कर दो, कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, आपका रोस्टर फॉर्म वहीं तैयार हो गया। मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया यहाँ पर अ कलेक्शन ऑफ, देखेंगे सब, अ कलेक्शन ऑफ ऑल, आगे लिख दिया मैंने प्राइम नंबर, दोबारा से प्राइम नंबर्स, और आगे लिख दिया मैंने लेस देन 20, यानी कि 20 से छोटे जितने भी हमारे प्राइम नंबर आप जानते हो वो सारे लिख लो। तो ज़रा लिखता हूँ मैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आएंगे प्राइम नंबर वो आएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब इसके आगे तो 23 वगैरह भी हो सकते हैं, बट आपको अभी बोला उसने क्या कि जितने भी आपको प्राइम नंबर लेने हो 20 से छोटे होने चाहिए। तो 20 से छोटे तो यही है। तो मेरे अकॉर्डिंग भी ये कलेक्शन आ रहा है, आपके अकॉर्डिंग भी ये कलेक्शन आएगा। इसका मतलब है वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और अगर वेल डिफाइन है तो इसका मतलब है सेट बन सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हमने क्या बोला था? जितने एलिमेंट आ रहे कलेक्शन में वो लिख दो, लिख दिए, कोमा से सेपरेट कर दो। तो लो भाई कॉमा से हमने सेपरेट भी कर दी। इसका कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, लो भाई कर्ली ब्रैकेट में भी डाल दिए। और डिनोट हमेशा कैपिटल लेटर से करना है तो कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया। लो भाई रोस्टर फॉर्म तैयार। तो मेरा मानना है ये बात आपको समझ आई होगी, क्लियर होगी बात नहीं। इसी के साथ एक छोटी चीज़ और है, मैं वो भी बताता हुआ चलूँ आपको ताकि दिक्कत ना आए। देखिएगा एक टर्म आती है और इस टर्म का नाम बनता है कार्डिनल नंबर। यहाँ पर बता देता हूँ क्या बनता है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर भी कई बार पूछा जाता है। कार्डिनल नंबर क्या बोलते हैं ज़रा समझना। मान लेता हूँ कोई भी एक सेट ही है और इसके अंदर ये वाले एलिमेंट है जो मैंने यहाँ पर लिख कर दिए थे, और मुझे पूछ ले इसका कार्डिनल नंबर बताओ। तो मेरे बच्चों कार्डिनल नंबर बोलने का मतलब कुछ नहीं है। कार्डिनल नंबर बोलने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कहने का मतलब है एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं वही हमारा कार्डिनल नंबर बनता है। जैसे अगर मुझे इस सेट का कार्डिनल नंबर निकालना पड़े तो मुझे लिखना पड़ेगा कार्डिनल नंबर निकाल रहे हैं ए सेट का, और वो कितने आ रहे हैं 1, 2, 3 और 4। तो कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 4। तो मेरा मानना है कार्डिनल नंबर आप समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं किसी भी सेट के अंदर उसी को हम क्या बोल रहे हैं? कार्डिनल नंबर बोल रहे हैं। चलिए जंप करते अपनी बात पर दोबारा। तो एक एग्जांपल और लेते हैं आपके कहने से। लेट्स से मैंने कहा यहाँ पर अ कलेक्शन ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 5। कहने का मतलब है 5 से बड़े और 20 से छोटे जितने भी आप यहाँ पर 3 के मल्टीपल जानते हो उनका कलेक्शन बनाना है। क्या बोला? 3 के मल्टीपल आप जितने भी जानते हो उनका कलेक्शन बनाना है, पर वो कलेक्शन हमारा 20 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 20 से छोटा होना चाहिए, और 5 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। करते तो मेरे अकॉर्डिंग जो कलेक्शन आएगा, देखो वैसे तो 3 भी होता है, 3 का मल्टीपल 6 भी होता है, पर 5 से बड़ा लेना है तो फिर 6 से शुरू करेंगे। 6 आ गया, फिर हमारा 9 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 18 आ गया, पर होता तो 21 भी है।
पर आपको पता है कि जो भी नंबर लोगे 3 का मल्टीपल वो 20 से छोटा होना चाहिए और 5 से बड़ा। तो ये सारे 3 के मल्टीपल है, 5 से बड़े होंगे और 20 से क्या होंगे, छोटे। रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है सारे एलिमेंट लिख दो, लिख दिए, कॉमा से सेपरेट कर दो, कर दिए भाई, कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, डाल दिए भाई, और फिर कैपिटल लेटर से डिनोट कर दो, कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया, काम पूरा हुआ। तो मेरा मानना है रोस्टर फॉर्म तो शायद आप समझ गए होंगे, इतना भारी काम था नहीं। अब ज़रा आगे की बात पर चलते हैं, और आगे की बात है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म करते। तो ज़रा समझने की कोशिश करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म हमारी बोलती क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म ये बोलती है कि आपको जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं किसी भी कलेक्शन के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जो भी कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, क्या बोल रहा हूँ, जो भी एलिमेंट्स कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे वो सारी की सारी कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी है। मतलब इस बार एलिमेंट नहीं लिखने, इस बार वो एलिमेंट जो भी कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे बस वो कॉमन प्रॉपर्टी कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, काम पूरा। तो मेरा मानना आप बात समझ रहे होंगे, मैं बोलना चाह रहा हूँ जो आपको इस बार सारे एलिमेंट नहीं लिखने, पर वो एलिमेंट जो भी कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारी प्रॉपर्टी लिखनी है। मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा है यहाँ पर अ कलेक्शन ऑफ, देखेंगे ज़रा, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और आगे लिख कर दे दिया ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। कहने का मतलब है 10 से छोटे और 5 से बड़े जितने भी मेरे बच्चों आप क्या जानते हो, नेचुरल नंबर जानते हो, वो सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं आपको। तो करते हैं कोशिश। तो मैंने कहा चलो भाई, ले लिया एक सेट ए है, कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। सबसे पहले नेचुरल नंबर होने चाहिए 5 से बड़े और 10 से छोटे होने चाहिए। तो मैंने कहा इस सेट के अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है। पहली बात, ये जो साइन मैंने बनाया इसको बोलते सच डैट। कहने का मतलब ये हुआ कि अब जितनी बातें आगे चलेगी वो एक्स एलिमेंट की बातें चलेगी, और हम कहना चाह रहे हैं कि एक्स टाइप के एलिमेंट इस सेट के अंदर है। अभी शायद थोड़ी दिक्कत लग रही होगी समझने में, पर अभी जब मैं 2-3 एग्जांपल और कराऊंगा आपको कैसे समझ आ गया, बेकार की चीज़ थी। करते। तो सबसे पहली बात है एक्स टाइप के एलिमेंट इस सेट के अंदर आएंगे। आपको पता है जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो 5 से बड़े हैं, 10 से छोटे हैं। तो जो भी एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं वो एलिमेंट 5 से तो बड़े हैं और 10 से क्या है, छोटे हैं। ये दूसरी बात है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 5 से बड़ा तो 5.5 भी है, तो क्या वो भी सेट के अंदर आ रहा है? मैं कहूँगा नहीं। आप कहोगे सर क्यों नहीं आ रहा? मैं कहूँगा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कलेक्शन नेचुरल नंबर का है, मतलब x का वैल्यू 5 से बड़ा होगा, 10 से छोटा होगा, पर वो हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो साथ साथ ये भी लिखना पड़ेगा जो भी आप x ले रहे हो वो नेचुरल नंबर होगा। ये दूसरी बात है। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर मैंने ये वाला साइन बनाया है, इसको हम बोलते बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या वो भी समझ। मान लेता हूँ कोई सेट है ए और इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 लिखे हुए। अब मैं आपसे पूछूं क्या 3 हमारा ए सेट के अंदर आ रहा है? बताओ ज़रा सोच के। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 3 हमारा ए सेट के अंदर आ रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है। तो अब इसको लिखोगे कैसे? तो एक तो तरीका ये है, ये बोल दो कि 3 हमारा ए सेट के अंदर आ रहा है, या इसकी जगह सीधा लिख दो 3 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 3 हमारा बिलोंग कर रहा है ए सेट में, इसका मतलब 3 हमारा ए में आ रहा है। तो मैथ्स की एक लैंग्वेज है, जब हमारे के पूरी लाइन ना बोलूँ, मतलब क्या हुआ, मेरे को या तो ये बोलना पड़ेगा कि 3 हमारा ए सेट में आ रहा है, या इसकी जगह बिलोंग्स टू का साइन लगा दो। अच्छा एक और बात बताओ, 4 हमारा ए सेट के अंदर आ रहा है क्या? आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? बिलोंग्स टू। अब मैं बोलूँ 10 हमारा ए सेट के अंदर आ रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं आ रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। इसको क्या बोलेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। यानी कि 10 हमारा ए सेट में नहीं आ रहा, इसको लिखने के लिए हम नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैं छोटी छोटी बातें भी साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए। अगर आपको लगता है कि ज़रा सी भी वीडियो यूज़फुल लग रही है, फ्रूटफुल लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें चैनल के बारे में, और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए खैर आगे चलते। तो ये वाली बात समझ आई होगी। एक आधा एग्जाम्पल और लेते, देखिएगा। एक आधे एग्जाम्पल में लिखा मैंने अ कलेक्शन ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ थ्री, और आगे लिख दिया मैंने लेस देन 20, वही वाला एग्जाम्पल ले लिया, एंड ग्रेटर देन 5। लो भाई, ग्रेटर देन 5। तो कहने का मतलब है इसके अंदर सारे के सारे आपको 3 के मल्टीपल लिखने हैं, पर वो 3 के मल्टीपल सारे 5 से बड़े होने चाहिए और 20 से छोटे होने चाहिए। करते हैं। तो लो भाई, एक सेट लिया ए, इसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है, पहली बात। अब ये जो एक्स टाइप के एलिमेंट है ये 3 के मल्टीपल है, मतलब जो भी एक्स टाइप का एलिमेंट होगा ये 3 का मल्टीपल रहेगा। ध्यान रखना कोई भी मल्टीपल हो, जैसे 5 के मल्टीपल है 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 एक्सेट्रा। अगर मेरे को कॉमन दिखाना हो तो मैं 5n लिख सकता हूँ। 5n का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल ऑफ 5। n का वैल्यू 1 डालो, पहला मल्टीपल तैयार।
2 डालो दूसरा मल्टीपल तैयार, 3 डालो तीसरा तैयार, 4 डालो चौथा तैयार, 5 डालो पाँचवा तैयार, और ऐसे चलता रहेगा। समझ गए होंगे बात। चलो, तो मैंने कहा जो भी इसके अंदर एलिमेंट है वो 3 के मल्टीपल है। अब आप खुद बताना, n का वैल्यू अगर कोई बाई चांस बच्चा 1.5 डाल दे तो वो इस सेट के अंदर आ ही नहीं रहा। 2.9 डाल दे n का वैल्यू, तब भी वो इस सेट के अंदर नहीं आएगा। आप खुद सोचो, n का वैल्यू 1 डाल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अगर n का वैल्यू मैंने 1 डाला तो 3 आएगा आंसर, और 3 सेट में आने वाला नहीं है। 6 आना चाहिए सेट में, क्योंकि आपको पता है, चलो मैं बनाता हूँ पहले। आपको पता है अगर इसको मेरे को रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो बहुत आसान है। 5 से बड़ा, 20 से छोटा, 3 के मल्टीपल बनेंगे 6, 9, 12, 15 और 18। मतलब ये सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर आने चाहिए। तो आपको ऐसा लग रहा है n का वैल्यू पहले 2 डाला गया होगा, फिर 3 डाला होगा, फिर 4 डाला होगा, फिर 5 डाला होगा, फिर 6 डाला होगा। तो इसका मतलब आप लिखोगे कि जो भी n का वैल्यू है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6। काम पूरा। अब आप चेक कर लो, n का वैल्यू मैं डालता रहूँगा, यही सारे एलिमेंट दोबारा निकल जाएंगे। ये पहली बात है। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे वो समझना। तो मैं और करके बराबर में करा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए सेट के अंदर x टाइप के एलिमेंट है, और ये x टाइप के एलिमेंट 3 के मल्टीपल होंगे, और n का वैल्यू आपको पता है 2 से चल रहा है, और कहाँ तक जा रहा है हमारा, 6 तक जा रहा है। तो हम ये भी लिख सकते हैं n का जो वैल्यू होगा, n का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है। फिर इसके बाद 6 हो सकता है बराबर का साइन, या 6 से छोटा हो सकता है। साथ ही साथ n हमेशा नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब आप खुद सोचो, अगर n का वैल्यू 2 या 2 से बढ़ा लूँ नेचुरल तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 बराबर का साइन, अगर 6 से छोटा तो 6 ही आएगा। तो कहने का मतलब है इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मुझे तो एक और तरीका आता है इसको लिखने का, वैसे लिख सकता हूँ क्या? तो सारे तरीके सही है, कोई दिक्कत नहीं। पर ध्यान रखना, रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट और सेट बिल्डर फॉर्म के एलिमेंट मैच करने चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर इतना छोड़ दूँ। अगर इतना छोड़ दिया तो n का वैल्यू तो फिर 1.5 भी डाल सकते हो। अगर 1.5 डाल दिया फिर तो 4.5 आ जाएगा x का वैल्यू, और आपको पता है इसके अंदर 4.5 तो आ ही नहीं रहा। तो n का वैल्यू भी डिफाइन करना है, फिर ये ध्यान रखकर चलना है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। चलिए, तो अब शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ सेट को। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ देख लिया है, तो अब शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ सेट को। तो बिल्कुल विस्तार पूर्वक में पढ़ेंगे सारे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, जितने भी टाइप्स बनते हैं सारे के सारे विस्तार पूर्वक विद एग्जांपल्स देखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए, तो शुरू करेंगे जरा टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। देखिएगा, तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला जो सेट हमारा निकल कर आता है, इसको हम बोलते हैं नल सेट। क्या बोलेंगे इसको? नल सेट। कई बार इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, और दूसरा नाम इसका बनता है वर्ड सेट, और कभी कभी हम इसको एम्प्टी सेट के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो बोलता क्या है ज़रा पहले वो समझते हैं। नल सेट, वर्ड सेट या फिर एम्प्टी सेट। देखिएगा, तो नल सेट ये बोलता है अगर कोई भी हमारा सेट है और उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। क्या बोला? कोई भी हमारा सेट है और उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले मैंने कहा ए कलेक्शन ऑफ, प्यारे बच्चे देखेंगे लिखा यहाँ पर अ कलेक्शन ऑफ, और आगे लिख कर दिया ऑल नेचुरल नंबर, और आगे लिख कर दे दिया लेस देन, और आगे लिख दिया 1। यानी कि एक से छोटा जितने भी नेचुरल नंबर आप जानते हो वो सारे लिख दो। अब आप खुद बताओ, एक से छोटे नेचुरल नंबर क्या होगा? कोई भी नहीं होगा। अगर कोई भी नहीं होगा इसका मतलब है इस कलेक्शन के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। अगर इस कलेक्शन के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा तब इसको हम क्या बोलेंगे? नल सेट। ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर कभी नल सेट को डिनोट करना पड़ जाए दोस्तों, तो डिनोट करने के 2 स्पेशल तरीके। पहला तरीका तो हमारा जो बनता है इसको हम बोलते हैं फाई। क्या बोलेंगे इसको हम? फाई। ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि आप कर्ली ब्रैकेट बनाकर छोड़ दो, तो ये भी हमारा नल सेट को ही दिखाने का क्या है? टाइप है। तो कहने का मतलब है ये वाला भी जो सेट था ये हमारा नल सेट था, तो इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? फाई से। ये पहली बात। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। लेट्स से मैंने कहा यहाँ पर अ कलेक्शन ऑफ, और आगे लिख कर दिया, समझेंगे, अ कलेक्शन ऑफ ऑल, कुछ भी ले लो, अ कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 2। यानी कि 2 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर आप जानते हो वो लिख लो। अब आपको पता है 2 से छोटा तो कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है, सबसे छोटा प्राइम नंबर ही 2 है। 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 ना तो कंपोजिट हो सकता है ना प्राइम हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन है एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए। कंपोजिट की डेफिनेशन है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, ना 2 होता ना 2 से ज़्यादा होते, इसलिए 1 ना तो प्राइम है ना ही क्या है? कंपोजिट है। तो इसका मतलब है इस कलेक्शन के अंदर 2 से छोटे प्राइम नंबर आने चाहिए। 2 से छोटा प्राइम नंबर है ही नहीं, इसका मतलब इस कलेक्शन के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है।
पर अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो साफ सी बात है ये भी कैसा सेट है हमारा, नल सेट, और नल सेट है तो किससे डिनोट करेंगे, 5 से। ये पहली बात थी समझने वाली। अब आते दूसरी बात पर। दूसरा, अच्छा एक बात और, मैंने कार्डिनल नंबर के बारे में बताया था आपको। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है, किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं। अब आप खुद बताओ नल सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक भी नहीं आएगा। तो आप बोलोगे इसका जो कार्डिनल नंबर रहेगा वो हमेशा कितना निकल कर आएगा, 0 आएगा। कार्डिनल नंबर का मतलब है सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं, और हमने अभी पढ़ा कि नल सेट के अंदर एक भी एलिमेंट आने वाला नहीं है। आगे हो, सेकंड जो हमारा निकलता है इसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलेंगे इसको हम, सिंगलटन सेट। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है सिंगल है। सिंगल का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर एग्जैक्टली, क्या बोल रहा हूँ, किसी भी सेट के अंदर एग्जैक्टली अगर कितने एलिमेंट आ रहे हो, एक ही एलिमेंट आ रहे हो, ना एक से ज़्यादा आ रहा हो ना एक से कम आ रहा हो, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखा अ कलेक्शन ऑफ, एग्जाम्पल हर एक के साथ चल रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी में खोल कर काम भी करोगे ना तो आप आराम से बना सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अ कलेक्शन ऑफ ऑल, आगे लिख दिया मैंने प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और लिख दिया प्राइम नंबर भी नहीं, ऐसे लिखता हूँ ऑल इवन प्राइम नंबर, काम ही खत्म। लो भाई, मैंने कहा कि कलेक्शन है, इसके अंदर सारे के सारे इवन प्राइम नंबर आने चाहिए। अब आप खुद देखकर बताओ, इवन भी हो और प्राइम भी हो, ऐसे कितने एलिमेंट है, केवल एक ही है। आप चेक कर लो, केवल 2 ही हो सकता है जो इवन भी और प्राइम भी है। तो इसका मतलब है इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट आएगा, और आप जान गए होंगे अगर इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट आएगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सिंगलटन सेट बन जाएगा। तो आई होप ये बात आपको शायद समझ आई होगी, मेरा ऐसा मानना है। करते एक आधा एग्जाम्पल और है ना, चल एक आधा एग्जाम्पल और लिया। मैंने कहा लेट से एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ, एक्स क्या है, एक हमारा सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन किसका है, सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू एन। लो भाई ये दिखा हुआ है। अब आप खुद समझना जरा शांति से। उसने कहा इस सेट के अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है। अब हमने रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म करा, ये आपने देखा ही होगा। तो इस सेट के अंदर क्या एक्स टाइप का एलिमेंट है, और ये जो भी एक्स टाइप का एलिमेंट है वो इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब है इसको सॉल्व करके निकलेगा, और इसको सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है, करते हैं। तो अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 को सॉल्व करना है, तो आप कहोगे सर 4 उधर जाएगा और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4, मतलब एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। ये पहली बात है। पर उसने कहा कि आप जो भी वैल्यू लोगे यहाँ पर एक्स की वो नेचुरल होनी चाहिए। अब आप खुद बताओ, अगर एक्स का वैल्यू यहाँ नेचुरल होना चाहिए तो क्या -2 नेचुरल हो पाएगा, नहीं। तो इसका मतलब है इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट आ रहा होगा, वो क्या होगा, 2। मैंने -2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने कंडीशन दे दी थी कि एक्स जो भी आप लोगे वो नेचुरल लोगे। अगर ये कंडीशन ना दे ना, फिर इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट आते, एक तो 2 आता और एक -2 आता। पर उसने बोला कि यहाँ पर एक्स नेचुरल है, तो इसका मतलब है फिर एक ही एलिमेंट आएगा जो कि हमारा क्या रहेगा, 2। तो मेरा मानना है कि नल सेट समझ आ गया था, सिंगलटन सेट समझ आ गया। अब ज़रा आगे का काम शुरू करते हैं और देखते हैं ज़रा आगे हमारा कौन सा सेट निकल कर आने वाला है। देखिएगा, थर्ड हमारा जो सेट निकलता है इसका नाम है फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे इसको, फाइनाइट सेट। ज़रा समझते हैं फाइनाइट सेट का मतलब क्या है। फाइनाइट सेट ये बोलता है कि कोई भी अगर आपका सेट है और उसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट्स है, लिमिटेड एलिमेंट्स बोल दो, या लिमिटेड नहीं बोला जा रहा है तो आप काउंटेबल एलिमेंट्स बोल दो तब भी चल जाएगा। मतलब कोई भी सेट है और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है आप उन एलिमेंट्स को गिन पा रहे हो, उन एलिमेंट्स को काउंट कर पा रहे हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर फाइनाइट सेट बोलते हैं। ध्यान रखना है, क्या बोला, कोई भी सेट है जिसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट्स है, या फिर बोल दो ऐसे एलिमेंट है जिनको हम क्या कर पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर फाइनाइट सेट बोल देंगे। ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोल दिया लेट से कोई सेट बिल्डर फॉर्म ले लेता हूँ, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ, मेरा मानना है ऐसा कि आप समझ रहे होंगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है, मैंने अभी करवाया भी है पहले। एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन देकर रखा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, लेट से कुछ भी ले लो, प्लस का 11 एक्स ले लिया, प्लस का मैंने ले लिया 30 बराबर का 0। मतलब इस सेट के अंदर वो वैल्यूज़ आएंगी जो इसको सॉल्व करके निकलेगी। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, जो भी एक्स का वैल्यू आएगा वो सेट के अंदर आ रहा होगा, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो बच्चों का गेम है, बट फिर भी एक बार करके देखिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 30, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 31 ज़ा 30, 2 फैक्टर छाटेंगे, 5 और 6 आएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x है, प्लस का 5x है, प्लस का 30 है, बराबर का 0। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह भी दिक्कत दे रही है आपको एक बारी को, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्लास 10th में मैंने इसी चैप्टर पर या फिर टॉपिक पर पूरी वीडियो बनाई हुई है,
आप इसी चैनल पर सर्च कर सकते हैं, SK डेल्टा एकेडमी या SK डेल्टा क्लासेस। चलिए, तो इन दोनों में से कॉमन लो तो x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x+6। जो यहाँ आ गया वही हम आगे कॉपी कर देते हैं, आप जानते ही हो। यहाँ 5x था, यहाँ x था, तो प्लस का 5 बाहर आ गया होगा। तो एक फैक्टर बना हमारा x+6, एक फैक्टर बना x+5, बराबर में कितना आ गया, 0 आ गया। तो मतलब एक बार तो x का वैल्यू -6 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा, -5। मतलब जो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ जाए तो एलिमेंट आएंगे -6 और -5। मुझे बस एक बात पूछनी है आपसे, क्या आप गिन पा रहे हो कितने एलिमेंट आए? बताओ, क्या आप गिन पा रहे हो कितने एलिमेंट आए? आप कहोगे हाँ, मैं कहूँगा कैसे? आप कहोगे सर 2 ही एलिमेंट है, एक तो -6 और एक -5 है, मतलब काउंट तो हो पा रहे हैं ना। और अगर काउंट हो पा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, फाइनाइट सेट। ध्यान रखना, पहली बात। अब ज़रा एक और सेट पढ़ते हैं और इसका नाम है हमारा इनफाइनाइट सेट। क्या नाम है इसका? इनफाइनाइट सेट। तो ज़रा अब इनफाइनाइट सेट को समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट इसका अपोजिट है। उधर आपने बोला था कोई भी सेट जिसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट हो, इसमें बोलूँगा कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो। अनलिमिटेड अगर नहीं बोला जा रहा तो आप बोल दो जिसके अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो, वही हमारे क्या बन जाएंगे, यहाँ पर इनफाइनाइट सेट बन जाएंगे। क्या बोला? कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो या फिर हमारे कितने एलिमेंट्स हो, अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो, तब वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। आई थिंक ये बात आप समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल लेते, लो भाई, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा मैंने अ कलेक्शन ऑफ, क्या लिखा यहाँ पर, अ कलेक्शन ऑफ, आगे लिख कर दिया ऑल नेचुरल नंबर्स और आगे लिख कर दे दिया ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे लिखें। तो करते हैं ज़रा काम। तो अगर 5 से बड़े नेचुरल नंबर लिखने तो 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14 करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा। अब सारे थोड़ा लिखूंगा, क्या करेंगे, बस 3 डैश बना देंगे, यही हमारा काम पूरा हो गया। अब ये सेट क्या दिखा रहा है कि इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर है 5 से बड़े और आगे तक चलते जा रहे हैं। ये 3 डैश एक किस्म से आइडेंटिटी है ये चीज़ जानने की कि कोई भी सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। 3 डैश आ गया मतलब ऐसे आगे तक चलता जा रहा है और ये क्या रहेगा, इनफाइनाइट सेट बनने वाला है। तो ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो। अब मान लो एक ऐसा एग्जांपल ले लिया, चलो ले लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पर लिया कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर आप जानते हो उनका कलेक्शन ले लिया। अब आप खुद सोचो, प्राइम नंबर का अगर कलेक्शन ले रहा हूँ तो प्राइम नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, इसका मतलब है अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, इसका मतलब ये भी क्या रहने वाला है, हमारा इनफाइनाइट सेट रहने वाला है। तो मेरा मानना है ये बातें आपको समझ आई होगी कि नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। अब जब इतनी बातें हो गई है तो एक छोटी बात और है, अगर आप पढ़ लो तो बहुत ही बढ़िया है। ज़रा उसको शुरू करते हैं। चलिए, तो अब ज़रा कुछ इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल है, ज़रा वो देख लेते हैं जो कि हमें याद ही होनी चाहिए सेट चैप्टर में और रिलेशन फंक्शन के लिए, और आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो हमारे फिक्स ही है। ज़रा इसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए, तो पहला इनफाइनाइट सेट है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिएगा ज़रा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, आपको पता है इनफाइनाइट सेट है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है अगर इस सेट के अंदर एलिमेंट देखो कैपिटल एन के अंदर तो 1 से शुरू होंगे, आप जानते ही हो, और फिर इनफाइनाइट तक जाने की कोशिश करेंगे। तो नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अब ज़रा आगे चलते हैं। आगे आपको पता है हमारा जो अगला सेट निकल कर आएगा, वो अगला सेट क्या निकलेगा वो भी पढ़ लेते हैं। अगला सेट हमारा निकलेगा सेट ऑफ होल नंबर्स। तो अगर मैं नेचुरल नंबर और होल नंबर की बात करूं तो आपको पता ही है सेट ऑफ होल नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसको जनरली कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जनरली कह रहा हूं। और इसके अंदर आपको पता ही है सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से शुरू होंगे, 0 से। तो बस 0 और इंक्लूड हो जाएगा, बाकी सारे के सारे एलिमेंट वही है जो नेचुरल नंबर में थे, और ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, भी ध्यान रखना। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ना डब्ल्यू लिखा हुआ आ जाता है सेट में, तो हमें पता होना चाहिए कि डब्ल्यू का मतलब क्या है। चलिए, तो अब अगला शुरू करते हैं। अगला हमारा जो थर्ड आएगा इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में आप जानते ही हो कि सेट ऑफ इंटीजर्स को सबसे पहली बात है तो जेड से या फिर कैपिटल आई से क्या करते हैं, डिनोट। मैं जेड से डिनोट करना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप आई से करो, जेड से, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, करते हैं। इसके अंदर आपको पता है सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे नेगेटिव नंबर, और साथ में 0 भी आता है, करते हैं। तो मतलब 0 आएगा, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं इसके अंदर, सारे के सारे इसके अंदर क्या आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे, और ये भी इनफाइनाइट तक चलता चला जाता है, ये भी ध्यान रखना। फोर्थ टाइप पर आते हैं। फोर्थ की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स।
अब सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात करूँ तो वो भी समझ लेते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। और इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे वो भी समझते हैं। ये बोलता है कि इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा वो पहली बात है आपने पढ़ा होगा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। दूसरा आपने पढ़ा होगा क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरा ध्यान रखना पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो ये हमारा क्या बन जाता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये भी ध्यान रखकर चलिए क्यू से डिनोट करना है। तीसरे पर पाँचवें पर आओ, सॉरी। पाँचवा हमारा क्या बनेगा, पाँचवा हमारा बनता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। क्या बनेगा, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। इसको भी समझते हैं। इर्रेशनल नंबर का जो सिंबल होता है वो क्यू के ऊपर सी लगाकर आप जनरली डिनोट कर सकते हो। वैसे कई जगह मैंने ऐसा भी देखा आप टी से भी डिनोट करते हो, पर मैं क्यू के ऊपर सी से डिनोट करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। मैं दोबारा बता दूँ, क्यू के ऊपर सी आ जाएगा या फिर कैपिटल टी से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट। मैं क्यू के ऊपर सी से करता हूँ। और ये क्या बोलते हैं आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में जानना है तो कुछ मत करो, सारे रियल नंबर में से रैशनल नंबर हटा दो। जब सारे रियल नंबर में से रैशनल हटा दोगे तो केवल क्या बचेगा, इर्रेशनल। अच्छा, बिल्कुल बच्चों वाली बातें समझनी हो नाइन्थ वाली तो वो भी समझा देता हूँ। पहली बात, अगर अंडर रूट के अंदर आपके पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आप जाने गए होंगे, जैसे अंडर रूट 5 आ जाए, अंडर रूट 6 आ जाए, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, अंडर रूट 7 आ जाए, अंडर रूट 8 आ जाए, तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे, इर्रेशनल। और दूसरी बात जो आपने बचपन में पढ़ी होगी वो ये थी कि अगर आपके पास कभी नॉन टर्मिनेटिंग साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग वैल्यू आ जाए तब उसको भी आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ध्यान रखना। समझ आ गई क्या बोला। दो तरीके से पहचान है, पहला तो अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आया हो, और तीसरी पहचान ये है कि अगर आपके पास नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आया हो तब भी वो क्या बनता है, इर्रेशनल नंबर। ये ध्यान रखना है। चलो एक आधा टाइप और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलने का प्रयास है, ठीक है। चलिए करते हैं काम। चलिए तो अगला काम शुरू करते हैं, सिक्स वाला, और इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर मैं बात करूँ सेट ऑफ रियल नंबर्स की, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, पहली बात है, ठीक है। और इसमें दो तीन बातें जानने वाली हूँ, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली बात ये है, अगर मैं बच्चों वाली बातें करूँ तो ऐसी है कि जितने भी नंबर आपने बचपन से अभी तक पढ़े हैं, कुछ भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव को छोड़ के, क्या बोला, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव को छोड़ के बाकी जितने नंबर अभी आज तक आपने पढ़े जीवन में वो सारे रियल नंबर है। कोई पूछे अंडर रूट 51 रियल है, अंडर रूट के अंदर 1.213871 रियल है, जितने भी नंबर है वो सारे रियल है। पर मैथ्स की लैंग्वेज में बात करें तो ध्यान रखना, मैथ्स की लैंग्वेज ये बोलते हैं जितने भी रैशनल नंबर है और जितने भी इर्रेशनल नंबर है इन दोनों का सेट मिलकर ही क्या बनता है, रियल नंबर का सेट। ये ध्यान रखना, ये मैथ्स की लैंग्वेज है। तो आई होप जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल है वो सारे आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। देखो बिल्कुल भी मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको छोटा मोटा पढ़ा के एक तरफ कर दूँ, जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें आपको मिलेगी, भली वीडियो थोड़ी लंबी क्यों ना हो जाए। जो बच्चा ईमानदारी से देख रहा होगा वो कहेगा सर सारी बातें समझ आ रही है। अब चलते हैं आगे। तो हमारे काफ़ी सेट तो ख़त्म हो गए थे, अब हमारा फिफ्थ सेट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो शुरू करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो हमारा फिफ्थ सेट है, अभी तक हमारा फाइनाइट सेट हो चुका है, इनफाइनाइट सेट हो चुका है, इसके बाद सिंगलटन सेट हो चुका है, नल सेट हो चुका है। आखिरी टाइप का सेट और देखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं, सबसेट। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर मैं दो तीन बातें निकाल कर ले आऊँगा ताकि दिक्कत ना आए। पहली बात देखना मेरे बच्चों, अ नॉन एम्प्टी सेट, समझेंगे, अ नॉन एम्प्टी सेट A is said to be a subset of set B if all elements in A also belongs to the set B। तो क्रूशली हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी अगर हमारे एक ऐसा सेट है जिसमें हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर भी आ रहे हैं तो वही दूसरे का क्या बन जाएगा, सबसेट। अभी सब बातें बताऊंगा, आराम से शुरू करते। तो इसको डिनोट कैसे करते वो भी ध्यान रखना। अगर इसको डिनोट करना पड़ जाए और मुझे ये बोलना पड़े कि ए हमारा सबसेट है बी का, तो ऐसे लिखेंगे ए सबसेट है और किसका सबसेट है, बी का। तो मेरा मानना है ये बातें भी आपको समझ आई होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक सेट है हमारा ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा, और मैंने कहा एक सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट है 2,3। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या यहाँ पर बी हमारा सबसेट हो जाएगा ए का। तो अभी हमने पढ़ा कि बी हमारा ए का सबसेट अगर करना है
तो फिर बी का हर एक एलिमेंट ए में आना चाहिए। आप चेक करो क्या बी का हर एक एलिमेंट ए में आ रहा है। बी का एलिमेंट था 2, ए में आ रहा है। बी का एलिमेंट था 3, ए में आ रहा है। इसका मतलब बी का हर एक एलिमेंट ए में आ रहा है, तो बी ए का क्या बन जाएगा, सबसेट। ये पहली बात है। अब मैं आपसे पूछूं क्या ए हमारा सबसेट बन जाएगा बी का, तो ए बी का सबसेट बनने का मतलब है ए का हर एक एलिमेंट बी में आना चाहिए। चेक कर लो 1 आ रहा है क्या, आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ए सबसेट बी का नहीं है। तो मेरा मानना है आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अगर किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में आ रहा है तो वो उसका क्या कहलाएगा, सबसेट। ये ध्यान रखना है। समझ ये बात नहीं। अच्छा एक बात और है छोटी सी। आपने बोला सर बी क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। मैं बात बिल्कुल समझ गया। अगर बी हमारा सबसेट है ना, किसका सबसेट है, ए का, तो ए का भी स्पेशल नाम बनता है और इसको हम बोलते हैं सुपर सेट। क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पर, सुपर सेट। ये भी ध्यान रखना है। क्लियर हो रही है बात नहीं। अगर बी हमारा सबसेट है तो फिर ए क्या कहलाएगा, हमारा सुपर सेट। ये भी ध्यान रखना है। अब ज़रा आगे चलते हैं और दो बातें नोट में बेहद इंपॉर्टेंट है, ज़रा मैं वो भी आपको बता दूँ। सबसे पहली बात, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये पहली बात है। दूसरी बात, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये भी ध्यान रखना। ये दो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात, हर एक सेट खुद का सबसेट होगा ही होगा, और दूसरी बात फाइव भी हर एक का क्या होता है, सबसेट होता है। ज़रा मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखिएगा। जैसे मैं पूछूँ यहाँ पर हमारे एक सेट है ए, इसके अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट है मान लो। यही सेट मैंने दोबारा कॉपी कर दिया A1, 2, 3। अब मैं पूछूँ क्या ए सबसेट होगा खुद का, तो आप खुद देख लो। अगर ए का हर एक एलिमेंट ए में दोबारा आ रहा होगा, क्या बोल रहा हूँ, ए का हर एक एलिमेंट अगर ए में दोबारा आ रहा होगा तो सबसेट है, नहीं आ रहा होगा तो नहीं है। चेक करो, 1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ए खुद का सबसेट है। तो वही लिखा है एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तीसरी बात, फाइव भी हमारा क्या रहेगा, हर एक सेट का सबसेट। क्यों? अब मैं पूछूँ यहाँ पर इस सेट के अंदर 1 है, 2 है, 3 है और क्या है, आपको कि सर और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं भी इसका पार्ट है ऐसा बोलूँगा। क्या बोल रहा हूँ, 1 है, 2 है, 3 और क्या, और कुछ भी नहीं है। और कुछ नहीं है इसका मतलब है और कुछ नहीं भी इसका पार्ट है। और कुछ नहीं को हम क्या बोलते हैं, फाइव। तो इसका मतलब फाइव इसका पार्ट है। तो ध्यान रखना, फाइव इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट ए। ये दो बातें ध्यान रखकर चलिए। क्लियर हो रही है मेरी बात नहीं? चलो अगला जो हमारा काम है, 6 टाइप का सेट है, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। पहली बात है, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। यू से डिनोट करने के वजह से कट लगा देते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा करते तो एक और तरीके से, वो सिंबल मुझसे बनता नहीं है, ना ही किसी बुक में, यानी कि ना ही हमारा आर डी शर्मा में और ना ही उसका एनसीईआरटी में कहीं जिक्र है। हाँ अगर आपके पास एम एल अग्रवाल वगैरह है, वहाँ पर यूनिवर्सल सेट को कुछ इस तरीके से देखिएगा, कुछ इस तरीके से बनाने का कोशिश की जाती है। बट मैं इस तरीके से बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये बनाना, ठीक है। और बाकी बुक्स में भी यही देखने को मिलता है। अब यूनिवर्सल सेट क्या बोलता है, ज़रा 2 मिनट के लिए समझिएगा, सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, मान लेता हूँ कोई भी एक सेट ए है और इसमें लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। लेट से एक सेट बी है, इसके अंदर लिखा हुआ है 2, 3। एक सेट सी है, इसके अंदर लिखा हुआ है 2, 3, 4। एक सेट डी है, इसके अंदर लिखा हुआ है 4, 5। अब मैं आपसे 2-3 बातें पूछूंगा, आप हाँ या ना बताइएगा। मैं पूछूं क्या मेरा बी सबसेट बनेगा ए का, तो आप कहोगे सर देख लेते हैं। बी का हर एक एलिमेंट ए में आ रहा होगा तो बन जाएगा। 2 भी आ रहे हैं और 3 भी आ रहा है, मतलब बी ए का सबसेट है। अब मैं आपसे पूछूं क्या सी सबसेट बन जाएगा ए का, चेक कर लो। अगर सी का हर एक एलिमेंट ए में आ जाएगा तो बन जाएगा। 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, बन जाएगा। अब मैं पूछूं क्या डी हमारा सबसेट बन जाएगा ए का, तो अगर डी का हर एक एलिमेंट ए में आ रहा होगा तो बन जाएगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं बनेगा। चेक करो, तो 4 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, मतलब बन जाएगा। जिसका मतलब बी भी ए का सबसेट है, डी भी ए का सबसेट है और सी भी ए का सबसेट है। कभी भी ऐसा लगे, अच्छा एक बात और, अगर बी हमारा ए का सबसेट है तो ए को हमने अभी क्या पढ़ा था, सुपर सेट। डी अगर सबसेट है तो ए क्या बन गया, सुपर सेट। सी अगर सबसेट है तो ए क्या बन गया, सुपर सेट। तो कोई भी एक ऐसा सेट जो बाकियों के लिए सुपर सेट का काम कर रहा हो, क्या बोला, कोई भी ऐसा सेट जो बाकी सेट के लिए सुपर सेट का काम कर रहा हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ये पहली बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ए सेट है वो बाकी इन तीनों के लिए सुपर सेट का क्या करेगा, काम करेगा। ये ध्यान रखना है। आई होप इतनी बातें आपको समझ आई होगी। अब लास्ट एक छोटी सी बात और है, वो भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। देखिएगा क्या बात है वो समझते हैं। मान लेता हूँ कोई भी एक सेट है, इसके अंदर लिखा हुआ है 1, 2, 3। मुझे कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसके सबसेट निकालने हैं, सारे के सारे निकालते सबसेट। तो पहला सबसेट मैंने बनाया, ये आएगा सबसेट है, यानी आप खुद चेक करो, बिल्कुल है।
क्योंकि 1 इसके अंदर आ रहा है और हमें पता है कोई भी एलिमेंट दूसरे के अंदर आता है या कोई भी सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर आ रहा होता है तो वो सेट दूसरे का क्या बन जाता है, सबसेट। अब मैं आपसे पूछूं क्या 2 हमारा ए का सबसेट होगा, आप कहोगे हाँ। मैं पूछूं क्या 3 हमारा होगा, आप कहोगे हाँ। मैं कहूँगा 1,2 होगा, आप कहोगे हाँ। मैं कहूँगा 2,3 आप कहोगे हाँ। मैं कहूँगा एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इट सेल्फ, तो क्या 1 2 3 भी होगा, आप कहोगे हाँ। मैं कहूँगा 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो क्या 5 भी इसका सबसेट होगा, आप कहोगे हाँ। मतलब ए सेट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं वो हमने सारे लिख लिए यहाँ पर, ये पहली बात है। अब मैं पूछूँ इसके अंदर कितने सबसेट आ रहे हैं, तो आप गिन लोगे 1 2 3 4 5 6 और 1 7, कोई रह तो नहीं गया, एक रह गया। कौन सा रह गया, 1,3, तो एक आ गया 1,3। इसका मतलब है टोटल इसके जो सबसेट आए हैं, क्या बोल रहे हो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पर निकल कर आए हैं वो कितने निकल कर आए हैं, 8 आए हैं। पर ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का एक जनरल फार्मूला भी है और वो फार्मूला बनता है 2 का पावर n, जहाँ पर n क्या है, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स आपको पता है तो बस आप ये मानकर चलना कि उसके कितने सबसेट है आप आराम से निकाल लोगे। अब आप बताओ इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे, आप कहोगे 3 थे। अगर इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट थे तो 2 का पावर 3 यानी कि 8 सबसेट बनेंगे, आप चेक करो 8 ही बने हुए। यहाँ तक की बात भी समझ आई होगी। एक इसी में चीज़ आती है और इसको हम बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है वो भी समझते हैं। पहली बात तो अगर ए का पावर सेट निकालना है तो डिनोट करते हैं पी और साथ में ए से। पी ए का मतलब क्या हुआ, पावर सेट निकाल रहे और किस सेट का निकाल रहे, ए का। बोलता क्या है ये बोलता है कि किसी भी सेट के जितने भी सबसेट निकल कर आ रहे हैं, क्या बोला, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट निकल कर आ रहे हैं उनका भी अगर एक मैं सेट बना दूं तो ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए। मेरा मानना है आप मेरी बातें समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि पावर सेट क्या बोलता है, कोई भी हमारा सेट दिया हुआ है उसके जितने भी सबसेट निकल कर आ रहे हैं, जितने भी क्या निकल कर आ रहे हैं, सबसेट निकल कर आ सकते हैं, उसका भी एक सेट बना दो। उसका भी जो सेट निकल कर आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मेरा मानना है आपको सारे के सारे सेट के टाइप समझ आए होंगे, जैसा मेरा मानना है। इसको ज़रा शुरू करेंगे ऑपरेशन और सेट को। बेसिकली हमारे को 5 तरीके के ऑपरेशन पढ़ने हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट, अगला है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, अगला है डिफरेंस ऑफ सेट, अगला सिमेट्रिक डिफरेंस और लास्ट वन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सारे के सारे जितने भी ऑपरेशन है एग्जाम्पल के साथ आज क्लियर करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम है इसका नाम है यूनियन ऑफ सेट। तो बड़े आराम से पढ़ते हैं कि यूनियन ऑफ सेट हमारा कहता क्या है, डिनोट किससे करते हैं, सारी बातें। सबसे पहली बात है, अगर यूनियन ऑफ सेट की बात करी जाए तो इसको डिनोट करने के लिए हमेशा यू का सिंबल बनाया जाता है। मतलब अगर ए और बी 2 सेट है हमारे और इसके यूनियन को डिनोट करना पड़ जाए तो ऐसे लिखा जाएगा ए यूनियन बी। ये पहली बात है। दूसरी बात, अब ए यूनियन बी बोलता क्या वो भी समझते हैं। ए यूनियन बी कहता है इसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे और ये जो भी एलिमेंट आएगा या तो वो ए में बिलोंग कर रहा होगा या फिर वो किस में बिलोंग कर रहा होगा, बी में बिलोंग कर रहा होगा या फिर वो दोनों में, ए एंड बी में दोनों में क्या कर रहा होगा, बिलोंग कर रहा होगा। कहने का मतलब जो भी एलिमेंट ए का है उसको भी ले लो, जो एलिमेंट बी का है उसको भी ले लो और जो कॉमन वाला एलिमेंट है उसको भी ले लो। वही क्या बनेगा, ए यूनियन बी बनेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर लेट से हमने कहा कि एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। एक सेट हमारा बी है, इसके अंदर एलिमेंट है 3, 4, 5, 6। और मुझे क्या रखा है यहाँ पर, क्या मुझे क्या रखा है, ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर, ए यूनियन बी निकालना है। तो हमें पता है ए यूनियन बी का मतलब है सारे एलिमेंट ए के ले लो, सारे बी के ले लो। तो सारे एलिमेंट ए के लो 1, 2, 3, 4। अब मैं जब सारे एलिमेंट बी के लेने गया तो मैंने कहा 3 तो पहले आ चुका है, 4 भी आ चुका है और हमने पढ़ रखा है कि एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते, इतना ध्यान रखना है। चलो मैं इस लाइन को भी दोबारा बताऊंगा अभी। तो फिलहाल तो सारे के सारे एलिमेंट 1, 2, 3, 4 ए के आ चुके हैं। जब मैं बी के लेने गया तो मैंने कहा बी का 3 भी आ चुका है और 4 भी आ चुका है। तो अब क्या आएगा आगे, 5 आएगा और साथ में क्या आएगा, 6। तो ए यूनियन बी का मतलब ये होगा कि जितने भी एलिमेंट सारे ए के हैं वो भी ले लो, जितने एलिमेंट बी के हैं वो भी ले लो और जो कॉमन है वो भी ले लो। पर ध्यान रखना रिपीटिशन ना हो। कहने का मतलब अगर मैं नोट में लिखना चाहूँ यहाँ पर तो नोट में 2 बातें आपको ध्यान रखकर चलनी है सेट में। सबसे पहली बात है कि आप सेट के अंदर एलिमेंट्स का रीअरेंजमेंट तो कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रीअरेंजमेंट कर लो एलिमेंट का, कोई दिक्कत नहीं है, रीअरेंजमेंट कैन बी पॉसिबल। बट सेकंड वन, आप यहाँ पर रिपीटिशन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, यहाँ पर रिपीटिशन नहीं कर सकते। किन का, एलिमेंट का। मतलब अगर एक एलिमेंट एक बार आ गया है तो फिर वो दोबारा ना, इतना ध्यान रखना। मैं एग्जाम्पल भी लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या कहा,
एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा एक सेट है ए, इसके अंदर लिखा हुआ है 1,2,3 और अगर इसी सेट के अंदर मैं एलिमेंट को रीअरेंज करके 2,1,3 लिख लूँ तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात पर आओ। दूसरी बात ये बोलता है कि मान लो कोई सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट लिखे है 2,2,4,5। तो ध्यान रखना एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं हो सकता। मतलब ये लिखा भले ही 2 बार गया हो पर गिना एक ही बार जाएगा। मतलब अगर इसको बिल्कुल ठीक तरीके से लिखना पड़ जाए तो ऐसे लिखेंगे 2,4,5। ये ध्यान रखकर चलना है। क्लियर होगी मेरी बात? नहीं? चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा सबसे पहले कि ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि जो भी एलिमेंट हमारे सेट में ए में आ रहे वो भी ले लो, जो भी सेट बी में आ रहे वो भी ले लो। ये ध्यान रखना है। चलो इसी में एक छोटी बात और बताता हूँ, अगर वो भी समझ आ जाए तो बहुत ही बढ़िया। सुनना, मान लेता हूँ मैंने ऐसा कहा कि कोई सेट है हमारा A1, अगला सेट है हमारा A2, अगला सेट है A3 और ऐसे करते करते हमारे पास AN सेट है। और मैंने कहा इन सारे के सारे सेट का हमें क्या करना है? यूनियन करना है। क्या करना है? सारे सेट का यूनियन करना है। मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन करते करते कहाँ तक जाएंगे? AN तक जाएंगे। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि हम यूनियन करना चाह रहे हैं, सारे के सारे A सेट का हम यूनियन कर रहे हैं और आगे चेक करो यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। पहले 1 था, फिर 2 आया, फिर 3 आया और करते करते n तक गया। तो मैंने यहाँ पर ले लिया i है और i का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है? n तक। तो ये बात भी आपको ध्यान रखकर चलनी है कि ऐसे भी आप सेट को लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या वो भी समझ लो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मानकर चलता हूँ कि हमारे को ऐसे लिख कर दिया हुआ है कि यूनियन करना है i बराबर 1 से लेकर 3 तक और आगे ai लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहले आप i को 1 डालो तो यहाँ पर A1 आएगा, यूनियन का सिंबल है, यूनियन लगा दो। फिर i का वैल्यू क्या डालेंगे? 2 डालेंगे। फिर i का वैल्यू लास्ट क्या डालेंगे? 3। तो ये जो आपकी पार्टी लिखी है ना, ये वाली चीज़, इसका मतलब ये है कि शुरू के जो 3 सेट आएंगे उनका यूनियन करना है, बस यही बात है और कुछ नहीं। और वो 3 सेट आपको देकर भी रखेगा। तो ये छोटी मोटी बात थी, ये तो शायद आपको समझ आई नहीं आई पता नहीं, शायद आई जानी चाहिए। बट ये ऊपर वाली बात तो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मेरा मानना है ये बात आपको समझ आई होगी कि अगर हमें कभी कहता है कि यूनियन करना है तो यूनियन का मतलब केवल और केवल इतना है कि जितने भी एलिमेंट ए में आ रहे हैं वो भी ले लो, जितने बी में आ रहे हैं वो भी ले लो, काम पूरा। अच्छा, तीसरा सेट सी भी देकर रखता तो जितने एलिमेंट सी के आ रहे हैं वो भी ले लो, खत्म बात, आगे हो। अब इंटरसेक्शन क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं, सेकंड बात। तो सेकंड बात है हमारी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो इसको भी जरा एक बार पढ़ लेते हैं। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है कुछ इस तरीके का, मतलब अगर ए और बी 2 सेट है और इनके इंटरसेक्शन को दिखाना है तो ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन और फिर बी लिखेंगे। ये ध्यान रखना है। अब ये बोलता क्या समझना, तो ये बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हमारे एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे और ये एक्स टाइप के एलिमेंट ऐसे होंगे जो ए के अंदर भी आ रहे होंगे, साथ ही साथ बी के अंदर भी आ रहे होंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि जो भी एलिमेंट दोनों या 2 से ज़्यादा सेट के अंदर कॉमन है वो इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे। क्या बोले एक बार दोबारा? जो भी एलिमेंट ए और बी के अंदर कॉमन है वही हमारे इंटरसेक्शन के अंदर आने वाले हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा यहाँ पर एक सेट ए है, इसके अंदर लिख दिया 1, 2, 3, 4। एक सेट हमारा बी है, इसके अंदर लिख दिया 4, 5, 6, 7। अब मैंने आपको कहा कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो। इसका मतलब क्या हुआ? सर वो सारे एलिमेंट लिख दो जो भी ए और बी में क्या है, कॉमन है। अब आप चेक करके बताओ ए और बी सेट में कॉमन क्या है। तो आपको भी सर ए और बी सेट में एक एलिमेंट 4 दिखाई दे रहा है और ये 4 ही कॉमन है, तो बस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ही 4 ही आ जाएगा। तो आई होप इतनी बात समझ आई होगी। अच्छा, अब इसमें ये वाली बात लिखनी हो जो हमने यहाँ पर लिखी थी, ये वाली, तो ज़रा एक बार देख लेते हैं। मतलब अगर मान लो आपके पास A1 सेट है, A2 सेट है, A3 सेट है और ऐसे करते करते AN सेट है और इन सब का इंटरसेक्शन करना हो तो कैसे करेंगे? ऐसे लिखेंगे A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, इंटरसेक्शन करते करते इंटरसेक्शन कहाँ तक? AN तक। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इंटरसेक्शन हो रहा है ए वाले सेट का हो रहा है, आगे नंबर चेंज हो रहे हैं तो मैंने आई डाल दिया, आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक गया है? n तक। ये भी ध्यान रखना। तो आई होप ये वाली बात भी आपको शायद समझ आ गई हो, ऐसे मेरा मानना है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स से मुझे कह रहा है कि सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। एक सेट बी है, इसके अंदर लिखा हुआ है 3, 4, 5 और एक सेट सी है, इसके अंदर लिखा हुआ है 3, 8, 9। और मुझे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल कर दिखाऊँ। तो तीनों का इंटरसेक्शन निकालने का मतलब है कि तीनों में जो भी पार्ट कॉमन आ रहा है, आप चेक करो तीनों में कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में केवल 3 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और है छोटी सी नोट में
ज़रा हम वो भी पढ़ने की कोशिश कर लेते ताकि कुछ छूटे ना। अगर आपने सीरीज से सारी वीडियोस देखी है, पूरा लेक्चर ख़त्म करा है, तो आपको सेट चैप्टर में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हर एक पॉइंट को हमने बहुत ही प्यार तरीके से क्लियर करने की क्या करी है, कोशिश करी। चलिए, नोट में पहली बात, मान लेता हूँ दो सेट है ए और बी, आपने उनका इंटरसेक्शन निकाला और इनका इंटरसेक्शन आ गया फाई। फाई का मतलब है उन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे बच्चों? ऐसे सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ये ध्यान रखना पहली बात। पर अगर आपने यहाँ पर दो सेट का या दो से ज़्यादा सेट का इंटरसेक्शन लिया और फाई नहीं आया, फाई नहीं आने का मतलब है कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा है, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सेट। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग सेट, या फिर इंटरसेक्टिंग ना बोलकर आप इसको ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ओवरलैपिंग सेट। ये भी कोई दिक्कत नहीं बोलने वाली, ठीक है नहीं। जैसा मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी में फाई आ रहा था या कुछ एलिमेंट आ रहा था? तो आपको क्या एलिमेंट आ रहा था। अगर फाई आता मतलब कुछ कॉमन ना आता, तब तो मैं कहता डिसजॉइंट सेट है ए और बी। पर कुछ तो आ रहा है, इसका मतलब फाई तो नहीं आ रहा, और अगर फाई नहीं आ रहे तो दोनों सेट कैसे थे? इंटरसेक्टिंग। ऐसे यहाँ पर आप बताओ ये तीनों सेट में कुछ कॉमन आ रहा था, हाँ, तो इसका मतलब फाई तो नहीं आया। अगर फाई आता तब तो डिसजॉइंट बन जाता, फाई तो नहीं आया, इसलिए क्या बन जाएगा? इंटरसेक्टिंग या फिर ओवरलैपिंग सेट। तो मेरा मानना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझ आया होगा, साथ ही साथ इसमें यूनियन ऑफ सेट भी समझ आया होगा। चलिए, अब जो हमारे को करना है उसका नाम क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट। तो शुरू करते हैं। चलिए, तो थर्ड टॉपिक है इसके अंदर जो हमने शुरू करना है, उसका नाम क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट। तो शुरू करते हैं। तो अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। बड़े आराम से और बड़े प्यार से सीखेंगे, डेफिनेशन भी, डिनोट भी, सब तरीके का काम शुरू कर देंगे, एग्जाम्पल वगैरह सारा कवर करेंगे। देखिएगा, तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या बोलता है? सबसे पहली बात है, इसको जो डिनोट करेंगे वो कैसे डिनोट करेंगे वो समझते हैं। मान लेता हूँ कोई भी दो सेट है ए और बी, और इनका डिफरेंस निकालना है, तो इसको डिनोट करने का तरीका है, या तो आप ए माइनस बी लिख लो या बी माइनस ए लिख लो। पर ये दोनों बातें अलग है, ध्यान रखना। ए माइनस बी अलग चीज़ दिखाएगा और बी माइनस ए आपको कुछ अलग चीज़ दिखाएगा। एक और बात, अब डिफाइन कैसे करेंगे इसको भी समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल भी लेंगे। ध्यान रखना, अगर ए माइनस बी मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है इसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, और ये जो भी एक्स टाइप का एलिमेंट होगा ये ए का पार्ट तो बनेगा, पर यही एलिमेंट बी का पार्ट फिर ना हो। कहने का मतलब है कि जो भी एलिमेंट ए का पार्ट हो पर वो एलिमेंट बी का पार्ट ना बने, वो ए माइनस बी में आएगा। मेरा मानना है मोर और लेस थोड़ी बात तो समझ आ गई होगी, ज़्यादा बात ज़रा मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सेट लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट लिखा है 1,4,9,8, और एक सेट लिया बी, इसके अंदर लिखा 3,4,8,7, कुछ ऐसा, और मुझे कह रहा है ए माइनस का बी निकाल कर दिखाओ। तो अभी हमने पढ़ा ए माइनस बी का मतलब क्या है? वो सारे एलिमेंट ले लो जो ए का पार्ट हो पर बी का पार्ट ना हो। मतलब ए का सारे एलिमेंट लेने हैं आपको, ए के सारे एलिमेंट लेने हैं, पर वो वाले एलिमेंट छोड़ देना जो बी का पार्ट भी बने हुए हो। अब आप चेक करो, 1 ए का पार्ट है बी का नहीं है तो 1 ले लेंगे, 4 दोनों का पार्ट बन रहा है तो इसका मतलब 4 नहीं लेंगे, 9 ए का पार्ट है और बी का पार्ट नहीं है तो 9 भी ले लेंगे, 8 ए का पार्ट है और बी का पार्ट भी तो इसको भी ले लेंगे। लो भाई, ये आ जाएगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब है सारे एलिमेंट ए के ले लो पर वो छोड़ दो जो बी का पार्ट भी बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पर हमारे को बोला जाए कि बी माइनस ए निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इस बार बी के सारे एलिमेंट ले लो, बी के सारे एलिमेंट ले लो पर वो एलिमेंट छोड़ देना जो ए के अंदर भी आए हुए हो। करो जरा, तो आप चेक करो, 3 भी ए के अंदर तो नहीं आया हुआ, 4 ए के अंदर आया हुआ है, 8 ए के अंदर आया हुआ है, 7 ए के अंदर नहीं आया हुआ है। लो भाई, काम खत्म। तो ए माइनस बी बोलने का मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी को छोड़ के, बी माइनस ए बोलने का मतलब है बी के एलिमेंट ए को छोड़ के। दूसरी बात, यहाँ पर आप ये भी देख रहे होंगे कि जो ए माइनस बी आ रहा है और जो बी माइनस ए आ रहा है वो जनरली बराबर नहीं आ रहे, तो ये भी ध्यान रखना है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए जनरली बराबर नहीं आते। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, कोई बच्चा ये बोले सर ये क्या बकवासी करा रहे हो, तो समझ नहीं आया, कुछ आसान तरीका बताओ। तो देखो, आसान तरीका तो है पर कई बार ये आसान तरीका गलत भी माना जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबल तो सही होगा बट फिर भी किसी स्कूल में गलत माना जा सकता है। तो बेस्ट तरीका तो ये जो मैंने भी आपको बताया, इससे भी आसान तरीका सीखना है तो वो भी समझ लेते। देखना, तो लेट्स से ए माइनस का बी निकालना है, पहले ए लिखा हुआ है तो सारे एलिमेंट ए के लिख लो, माइनस बी लिखा हुआ है सारे एलिमेंट बी के लिख लो। अब काटना तो सब बच्चों को आता ही होगा, है ना? काटो, तो 4 से 4 काट दिया, 8 से 8 काट गया, ए में क्या बचा? केवल 1,9 बचा, यही ए माइनस बी हो जाएगा। ऐसे अगर बी माइनस ए निकालना पड़ जाएगा अभी, तो पहले सारे एलिमेंट बी के लिखो, बी के एलिमेंट क्या आते हैं? 3, 4, 8 और 7। इसके बाद ए के लिखो, ए के क्या आते हैं? 1, 4, 9 और 8 था।
आप वही काटो दोबारा से, काटोगे तो 4 कट जाएगा, इसके बाद 8 कट जाएगा, क्या बचा बी में बचा 3,7, ये बी माइनस ए। तो दोनों तरीके आपको बता दिया, आप दोनों में से किसी भी तरीके से काम को बना सकते हैं। तो मेरा मानना है डिफरेंस ऑफ सेट का काम आपको समझ आया होगा, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी जो अभी तक आपको लगी हो। अब ज़रा आगे काम पे चलते हैं, और आगे का जो काम है हमारा फोर्थ पार्ट, उसको शुरू करते हैं। फोर्थ हमारा जिसमें बनेगा, इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या नाम है इसका? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। चलिए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को भी शुरू करते हैं ताकि दिक्कत ना आए। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को शुरू कराने से पहले मेरा विचार है, एक छोटी सी चीज़ थी सिमेट्रिक डिफरेंस, वो भी कर ही लेते, देखना। तो लेट्स से फोर्थ पार्ट में बता दूं पहले, इसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। हालांकि एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, पूछेगा भी कोई नहीं, बट फिर भी पता होना चाहिए। तो क्या नाम है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर दो सेट है ए और बी और इनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना हो, तो इसको डिनोट करने का तरीका क्या है पहले वो समझना। इसको डिनोट करने कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है इनके बीच में ट्रायंगल डाल दो, तीसरा तरीका है ए स्टार बी बना दो। पर जो मेरा फेवरेट तरीका है वो ट्रायंगल है, ध्यान रखना। समझ आ गई? तो कहीं पर अगर ए ट्रायंगल बी लिखा हुआ है तो आप समझ के चलना कि सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ रहा है। अब अगली बात, सर सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या? कुछ भी नहीं होता। जो भी अभी आपने ए माइनस का बी निकाला था, जो भी आपने बी माइनस का ए निकाला था, इन दोनों का यूनियन ही क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस। अभी आपने ए माइनस बी निकाला 1,9, बी माइनस सी निकाला 3,7, तो इनका यूनियन क्या बनेगा? 1,9,3,7, यही बन जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो मेरा मानना है मोर और लेस सारी बातें समझ आ रही होगी जितनी भी अभी करी है। और अगर बातें समझ आ रही है, आपको अच्छी लग रही है जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत ज़रूरत है आपके सब्सक्रिप्शन की और साथ साथ आपके कॉम्प्लीमेंट्स की। तो चलो कॉम्प्लीमेंट से दूसरा सेट शुरू करते हैं, दूसरा ऑपरेशन। इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। चलिए भाई, तो अगला काम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को शुरू करते हैं। देखिएगा बड़े प्यार से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या बोलता है? सबसे पहले मान लेता हूँ ए सेट है और इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ जाए तो इसको जो डिनोट करने का तरीका बनेगा वो क्या बनेगा? इसको डिनोट करने का तरीके कई सारे हैं। या तो आप ए के ऊपर बार लगा दो, या फिर आप ए के ऊपर सी लगा दो, या ए के ऊपर क्या लगा दो? डैश। तीनों ही तरीके आपके पास है। मैं डैश लगाना अच्छा समझता हूँ, कई बार सी भी लगा देता हूँ। अभी बोलता क्या वो समझते हैं। ये बोलता है अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट रहेंगे, और ये जो भी एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, ये जो भी एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, ये वो एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल में तो बिलोंग करेंगे, बट साथ ही साथ यही एलिमेंट फिर ए में बिलोंग नहीं करने चाहिए। या फिर इसका डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि सारे के सारे एक्स टाइप के एलिमेंट है और ये एक्स टाइप के एलिमेंट यूनिवर्सल के पार्ट तो हो पर साथ ही साथ ए का पार्ट ना हो। दोनों तरीके से आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो। और अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझना चाहो तो ज़रा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही क्लियर शब्दों में समझ आ जाएगा। करते तो लो भाई, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई भी एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1,2,3। एक सेट यूनिवर्सल है। अच्छा, यूनिवर्सल और यूनियन में फ़र्क है, ध्यान रखना। मैंने पहले ही बताया हुआ यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, यू के ऊपर ऐसे दो डंडे बनाकर यूनिवर्सल, और अगर यूनियन लगाना हो तो सिंपल यू बना दिया। समझ आ रही है कि बात? चलो, तो यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1,2,3,4,5,6,7 ऐसा। अब मुझे कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट अभी हमने पढ़ा, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सारे एलिमेंट यूनिवर्सल के ले लो पर ए के छोड़ देना। या आप इसको ऐसे बोल दो कि ए को छोड़ के जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो उसको छोड़ दो, बाकी जो भी यूनिवर्सल में बचा है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे यहाँ पर ए है 1,2,3, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बस इस वाले एलिमेंट को छोड़ दो। जब मैं 1, 2, 3 को छोड़ दूंगा तो बाकी बचेगा क्या? बचेगा 4, 5, 6 और 7। तो यही ए का क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो आई होप इतनी बात आपको शायद थोड़ी बहुत ही समझ आ गई होगी कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या है। साथ ही साथ इसमें आपने क्या पढ़ा? इसमें आपने पढ़ा हमारा यूनियन ऑफ सेट क्या और इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है। तो आई होप ये वाली बातें आपको समझ आई होगी। चलिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ है तो ज़रा प्रॉपर्टीज़ को भी एक बार देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो देखिएगा ज़रा, कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारी, वो ज़रा प्रॉपर्टीज़ को भी समझने की कोशिश करते हैं ताकि दिक्कत ना आए। पहली प्रॉपर्टी, अगर किसी भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला और दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया तो वही सेट दोबारा आ जाएगा। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री लो बोलते हैं, ये भी ध्यान रखकर चलने वाली बात है। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हो। सेकेंड हमारी जो बात है वो ये है
कि अगर कभी आपने फाई का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो हमेशा क्या आएगा, यूनिवर्सल। क्यों आएगा, कारण समझ आ गया होगा। फाई का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट है, कुछ नहीं को छोड़ दो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है उसको छोड़ दो। अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, उसको छोड़ दो, बाकी जो बचाओ सब ले लो। अब आप खुद सोचो, अगर मैं ये कह रहा हूँ आपको कि फाई का कॉम्प्लीमेंट करना है, इसका मतलब है फाई का मतलब होता है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं को अगर छोड़ दो तो बचता क्या, सब कुछ बचता है। सब कुछ को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। ऐसी थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर कभी यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो यूनिवर्सल का मतलब है सब कुछ, और सब कुछ को मैं छोड़ दूं तो क्या बनेगा, केवल और केवल फाई बनेगा। ये भी ध्यान रखना है। आगे हमारे जो लॉ है इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। तो ज़रा डी मॉर्गन्स लॉ को भी लिख लेते ताकि दिक्कत ना है। सुनेंगे जरा, डी मॉर्गन लॉ ये बोलता है कि अगर ए यूनियन बी का कभी कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो आप एक काम क्या करो, ए का कॉम्प्लीमेंट लिख लो, बी का कॉम्प्लीमेंट भी लिख लो, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर दो, उल्टा कर दो काम। ऐसे अगर कभी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ आ जाए तो भी उल्टा कर दो, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का यूनियन कर दो, काम खत्म। तो आई होप ये कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ लॉज है जो आपको समझ आए होंगे।